Hello my dear students, so till now we are discuss about the structure of DNA, salient features of DNA, double helix model of DNA, right? And another topic we are covered is the packaging of DNA in chromosome, right? Now let's move on to another next very most important and interesting topic is the search for genetic material. राइट सो पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो सारी एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये जो सारा रिसर्च हुआ कि डीएनए कैसा दिखता है, उसके फीचर्स कैसे है, उसके जो हर एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सब कंक्लूज हुआ है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, राइट? सो उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और किस हिसाब से डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है वो हमें पता चला. तो सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट हुई थी मेंडल से, राइट? सबसे पहले मेंडल ने बहुत सारे पी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, राइट? सो उन्होंने क्या दिखाया था, हमने जो उनकी जो स्टडी है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो हमने पहले से डिस्कस किए, राइट? कि अगर डॉर्फ प्लांट है तो फिर वो डॉर्फ होता है जनरेशन टू जनरेशन, राइट? या फिर अगर टॉल है तो वो टॉल होता है. इट मीन्स कि उन्होंने क्या बताया था कि कोई फैक्टर है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है और उस फैक्टर के हिसाब से मतलब वेरिएशन आता है या सिमिलैरिटीज आती है, राइट? तो उन्होंने उसे क्या नाम दिया था, फैक्टर, बट एक्चुअल में वो क्या था, जीन्स थे, राइट? सो मेंडल ने ये बोला था. उसके बाद टीएच मॉर्गन, जिन्होंने सूटन और बोहरी ने क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ये भी हमने पढ़ा है. तो उन्होंने टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने ये जो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस थे उनको प्रूव किया था, राइट? कि जो मेंडल ने जो लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था वो कुछ जो एक्सपेरिमेंट थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनके बारे में उन्होंने बताया था, मीन्स लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, राइट? तो आफ्टर दैट इट मीन्स कि सूटन और बोहरी ने क्या बताया था कि क्रोमोसोम जो है वो एक मटेरियल है जो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, राइट? बट हमने देखा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, राइट? हिस्टोन प्रोटीन होता है, पैकेजिंग प्रोटीन होता है, बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, राइट? और डीएनए होता है, राइट? सो क्रोमोसोम में होता है प्रोटीन एंड डीएनए. बट व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है या फिर डीएनए है, क्या है वो नहीं पता था, राइट? उसके बाद एक साइंटिस्ट था, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फ्रेडरिक मीसर, जिन्होंने क्या बताया था कि हमारे जो सेल होते हैं उसके अंदर बीच में सेल न्यूक्लियस में कुछ डेंस मटेरियल है जो एसिडिक है. उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लिन. तो उन्होंने किसके ऊपर रिसर्च किया था कि उनके पास जो पेशेंट्स आते थे उनके फर्स्ट सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था और फिर उसके बाद उन्होंने बताया था जो हर एक सेल में एक कंडेंस डेंस मटेरियल होता है जो सेंटर में होता है और वो एसिडिक है, तो उन्होंने उनको नाम दिया था न्यूक्लिन. तो ये जो सारी हिस्ट्री है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंक्लूजन दिया, डिफरेंट थियरीज दी थी, राइट? और उसके बाद धीरे धीरे जेनेटिक मटेरियल रिकवर हुआ. सो इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, विच इज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, राइट, इन 1928. बट वो थियरी के जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स कुछ देख लेते हैं कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है, राइट? तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं. वन इज विच इज कॉज डिजीज, तो उसे हम बोलते हैं वायरुलेंट बैक्टीरिया, राइट? और दूसरे जो होते हैं विच कांट कॉज डिजीज, तो उसे बोलते हैं एवायरुलेंट, राइट? तो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, फर्स्ट विच इज कॉजिंग डिजीज विच इज कॉल्ड वायरुलेंट एंड अनदर इज द विच इज नॉट कॉज डिजीज, इट इज अ एवायरुलेंट, राइट? तो जो ये एवायरुलेंट है वो डिजीज क्यों नहीं कॉज कर सकते? क्योंकि हमारी बॉडी उनके ऊपर अटैक करती है, राइट? हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म है कि जो अननोन जो बैक्टीरिया होता है, जो एंटीजन होता है, उसके सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं या फिर वेरियस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है, राइट? बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, कुछ मैकेनिज्म होती है उनके पास की जिसकी वजह से हमारी बॉडी अटैक नहीं कर पाती, राइट? तो वो क्या डिफरेंस है?
तो जो वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं वो क्यों हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनके अंदर क्या ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं और हमारी बॉडी उनके सामने अटैक नहीं कर सकती या इम्यूनिटी नहीं दिखा सकती, राइट। तो जो वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया के आसपास एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं कैप्सूल, राइट। तो उसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो एंटीजन होता है वो हाइड हो जाता है, कवर होता है बैक्टीरिया, राइट। तो हमारी बॉडी उसकी वजह से एंटीबॉडी नहीं बना सकती उनके सामने, राइट। तो ये जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है वो हाइड होते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी इसकी वजह से उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही, उनके सामने एंटीबॉडी नहीं बना सकती, राइट। तो ये जो कैप्सूल जैसा लेयर होता है, कवर होता है, वो स्मूथ होता है, राइट। तो जब ऐसे बैक्टीरिया प्लेट पे या कल्चर मीडियम में ग्रो करता है तो वो स्मूथ कॉलोनी दिखाता है, राइट। और जो दूसरे बैक्टीरिया है जो ए वायरुलेंट टाइप है उनके पास ऐसा कोई कवर नहीं होता, राइट। उनके पास कैप्सूल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो नॉर्मली होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रफ, राइट। उनकी कॉलोनी जो है वो रफ दिखती है, वो स्मूथ नहीं दिखती क्योंकि उनके पास कैप्सूल नहीं होता है, राइट। सो नाउ जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है वो स्मूथ दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उनके आसपास कवर होता है, कैप्सूल होती है, उसकी वजह से उनकी कॉलोनी स्मूथ दिखती है, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया है वो कैप्सूल के अंदर हिडन हो जाता है, राइट। जो एंटीजन है वो कवर हो जाता है, हिडन हो जाता है। सो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है, राइट। एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती बॉडी। सो बॉडी कैंट मेक एंटीबॉडी हमारी बॉडी नहीं बना सकती। सो इट अटैक्स बॉडी, तो वो हमारी बॉडी पे इजीली अटैक कर जाते हैं, राइट। सो इससे ऑपोजिट क्या है, जो रफ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कैप्सूल नहीं होती, राइट, तो उनकी कॉलोनी रफ दिखती है, उनके पास कैप्सूल होती नहीं है, वो जो है वो हिडन नहीं होते, तो उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी इजीली एंटीबॉडी बनाती है और प्रोटेक्शन कर लेती है, राइट। उनको वेरियस मैकेनिज्म से उनके ऊपर अटैक करती है, राइट। सो नाउ क्लियर अबाउट व्हाट इज वायरुलेंट बैक्टीरिया, व्हाट इज ए वायरुलेंट बैक्टीरिया, उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्यों वायरुलेंट बैक्टीरिया से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज होते हैं, क्यों ए वायरुलेंट बैक्टीरिया से नहीं होते, राइट। नाउ क्लियर ऑल द क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट, सो अब हम देखेंगे फेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। सो 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, मींस कुछ ट्रांसफर हो रहा है सेल टू सेल, राइट। आगे हम देखते हैं कि वो क्या था। सो दे यूज 2 strains of Streptococcus pneumoniae which is caused pneumonia, this bacteria caused the pneumonia. So उनकी 2 strain थी, एक थी वायरुलेंट स्ट्रेन जिसे उन्होंने नाम दे दिया एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन। एस क्यों दिया, क्योंकि वो स्मूथ कॉलोनी थी उनकी। दूसरी जो स्ट्रेन थी वो थी नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, राइट, जिसे उन्होंने आर स्ट्रेन बता दिया क्योंकि रफ कॉलोनी मिल रही थी उनकी, राइट। So virulent strain also called smooth strain which cause pneumonia has polysaccharide mucus coat। वो जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, राइट। वो जो कवर होता है, कोट होता है, वो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। So it also called smooth strain and which cause pneumonia। और जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है और ए वायरुलेंट स्ट्रेन है, जो रफ स्ट्रेन है उसे रफ स्ट्रेन बोलते हैं, डज नॉट कॉज न्यूमोनिया एंड डोंट हैव पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट, क्योंकि उनके पास कैप्सूल है ही नहीं, राइट। नाउ तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट माउस पे किया। तो उन्होंने माउस को सबसे पहले आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, राइट। तो वो माउस लाइव था, उनकी डेथ नहीं हुई क्योंकि जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट था। उनके वो जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था उनके सामने बॉडी ने वेरियस मैकेनिज्म से उनके ऊपर अटैक कर दिया होगा और वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते, राइट। सो जो उन्होंने आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो जब माउस में इंजेक्ट किया तो वो माउस लाइव था, राइट। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन थी, जो वायरुलेंट स्ट्रेन थी, कैप्सूल वाली स्ट्रेन थी, स्मूथ कॉलोनी वाली स्ट्रेन थी, उसे उन्होंने इंजेक्ट किया माउस में, राइट। सो माउस इज डेड, क्यों, क्योंकि उसको एस स्ट्रेन कॉज न्यूमोनिया, राइट। सो माउस इज डेड।
नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि माउस को हीट किल एस्ट्रेन दिया। हीट किल एस्ट्रेन मीन्स के एस्ट्रेन को हीट दिया और उनके जो लेयर था, कैप्सूल लेयर था, वो किल हो गया, बैक्टीरिया किल हो गया और ऐसे टाइप की स्ट्रेन उन्होंने माउस में इंजेक्ट किया। तो होता क्या है, अगर हीट देते हैं तो ये जो कैप्सूल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। हीट से पॉलीसेकेराइड डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो उनसे स्टेबल होता है, तो उससे कुछ नहीं होता, वो स्टेबल है। बट उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, राइट। सो नाउ जो बैक्टीरिया थे वो किल हो गए हीट से, कैप्सूल सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसी स्ट्रेन को जब उन्होंने इंजेक्ट किया माउस में, तो माउस अलाइव था, राइट। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि माउस को आर स्ट्रेन से इंजेक्ट किया जो डिजीज कॉज नहीं करती, राइट। और जो हीट किल एस्ट्रेन थी वो भी डिजीज कॉज नहीं करती, तो वो दोनों का मिक्स उन्होंने इंजेक्ट किया माउस में, राइट। तो उनको क्या रिजल्ट मिला कि माउस जो है वो डेड हो गया। बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों को कंपेयर करें हम, तो एक्चुअल में ये डेथ नहीं होना चाहिए उसका, राइट। क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है, उससे तो माउस का डेथ होता ही नहीं है, राइट। और जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है, बट जब हीट किल एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था तब तो माउस लाइव था, राइट। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, क्या मैकेनिज्म हुआ यहाँ पे कि माउस डेथ हो गया, माउस का डेथ हो गया, राइट। तो उन्होंने तब कंक्लूड किया कि हीट किल एस स्ट्रेन जो है उसमें से कुछ तो ट्रांसफर होता है आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से माउस डेथ हो गया, राइट। तो उन्होंने तब क्या सोचा कि कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है हीट किल एस स्ट्रेन में से, जो आर स्ट्रेन के अंदर जाके आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बनाता है, और इसकी वजह से जो माउस है वो डेथ हो गया। बट उनको उस टाइम पे नहीं पता था कि वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, बट उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया था कि कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है। सो इसकी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, राइट, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में दिया था। So now clear about what is the transforming principle, what is the experiment of Frederick Griffith. So सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, माउस को आर स्ट्रेन से इंजेक्ट किया जो नॉन वायरुलेंट है, जो रफ कॉलोनी दिखाता है, जिसकी वजह से डिजीज नहीं होता। तो माउस जो था वो लाइव था। जब उन्होंने माउस को एस स्ट्रेन से इंजेक्ट किया, जो वायरुलेंट स्ट्रेन है, जिसके पास कैप्सूल है, जिसके पास वायरुलेंट फैक्टर है, तो वो जो एस स्ट्रेन थी उससे माउस का डेथ हो गया, डिजीज हो गया उनको और डेथ हो गए, राइट। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, हीट किल एस स्ट्रेन दिया, मतलब बैक्टीरिया को किल कर दिया और इस तरीके से एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माउस में, तो माउस को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ और माउस लाइव था, राइट। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, माउस को आर स्ट्रेन से इंजेक्ट किया प्लस हीट किल एस स्ट्रेन से इंजेक्ट किया। आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है, जो डिजीज कॉज नहीं करती, राइट। और हीट किल एस स्ट्रेन जो है वो भी डिजीज नहीं कॉज करती, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि जो हीट किल एस स्ट्रेन है उससे इंजेक्ट करने से माउस लाइव रहता है। बट ये जो आर स्ट्रेन है उसको और हीट किल एस स्ट्रेन को जब मिक्स करके माउस में इंजेक्ट किया तो माउस की डेथ हो गई। सो समथिंग इज हैपन इन दिस विच इज ट्रांसफर एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन and because of that mouse is dead, right? So इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। उन्होंने ये नहीं कंक्लूड किया था कि ट्रांसफर क्या हो रहा है, बट उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि कुछ तो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है जिसके पास वायरुलेंट फैक्टर होने की इंफॉर्मेशन है और उसकी वजह से माउस की डेथ होती है, राइट। सो इट इज अ फ्रेडरिक ग्रिफिथ experiment which is very important. Concept is clear about what is transforming principle, right?